जय हिंद आप सभी को। आज बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। इसके पहले का सारा सेट 1 से लेकर 9 तक सारा सेट अपलोड कर दिया गया है। अगर आपका कोई भी सेट छूट गया जाके जरूर देखिए, क्योंकि हर सेट में जो है ना इस तरह से क्वेश्चन सर के द्वारा सेट किया गया है ना कि आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जो सेट किया गया सर की तरफ से बहुत ही अच्छा तरीके से दिया हुआ है, जाके ज़रूर देखिए। सारा जो है ना इसका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम चैनल पे डाल चुके हैं, तो जाकर टेलीग्राम चैनल भी जुड़ जाइए और इसका स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेकर 9 तक सारा वीडियो मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट, तो जाके जरूर देखिए और अच्छे से रिवीजन कीजिए। जितना बार आपको ये तो कन्फर्म है, एक बार अच्छे से आप माइंड कंसंट्रेट करके वीडियो देखिएगा, आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर की तरफ से निकाला गया था प्रैक्टिस सेट। ये न्यू बैच में जो है ना, न्यू बैच बिहार पुलिस का आया था, उसी में ये प्रैक्टिस सेट करवाया गया था। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। इसका जो है ना पहले ही हम पीडीएफ डाल चुके थे अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाके जरूर जुड़िए। और एक टेस्ट ग्रुप भी है। टेस्ट ग्रुप में डेली शाम 3 बजे टेस्ट होता है बिहार पुलिस के लिए, और शाम में टेस्ट एक होता है 6:30 बजे होता है एडिटोरिया 5000 का। तो दोनों टेस्ट जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत ही आपको ना वहाँ से कन्फ्यूजन दूर होगा। टेस्ट देने से क्या होता है कि आपका कन्फ्यूजन बहुत ही दूर होगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको फ़ायदा मिलेगा एग्जाम में देखने को। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है, प्रैक्टिस सेट नंबर 10। 1 से लेकर 9 तक जितना भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किया गया है सारा अच्छे से देखिएगा। ये जो है ना लास्ट सेट है। इसके बाद प्लेटफॉर्म का जो भी एक सेट अपलोड कर दिया गया है, और बाकी प्लेटफॉर्म का जो है टोटल अब 27 सेट है, तो उसका डेली अब प्लेटफॉर्म का सेट आएगा। तो अच्छे से रिवीजन कीजिए, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना फ़ायदा करेगा। और इसका पीडीएफ तो पहले हम डाल देते हैं ग्रुप में, तो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सारा क्वेश्चन हम ना वीडियो एक लास्ट खत्म होते होते आपका सारा क्वेश्चन हम याद करवा देंगे। अच्छे से दिमाग कंसंट्रेट करके देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताइए। अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ए का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एपीग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपीग्राफी, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है ना कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपीग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपीग्राफी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, बताइए। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईशान कहा जाता था। क्या? ईशान, याद रखिएगा। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो ईशान कहा जाता था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इसमें सिकंदर से संबंधित बोल रहा है कि विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन जो है ना सत्य है, याद रखिएगा। तो बोल रहा है कि सिकंदर के जो है ना जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में हुआ था, पहला ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। और आगे बोल रहा है सिकंदर उसके पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप था, बिल्कुल सही है। और फिलिप 359 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था, ये भी सही है। और इसकी हत्या जो है ना 329 ईस्वी में पूर्ण मतलब जो है ना ईस्वी पूर्व में कर दिया गया था। तो फिलिप 359 ईस्वी में मकदूनिया का शासक बना, और इसकी हत्या जो है ना 329 ईस्वी में ईसा पूर्व में कर दिया गया था। आगे बोल रहा है नेक्स्ट ऑप्शन है कि सिकंदर ने भारत पर विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था, ये भी सही है। सिकंदर जो था वो भारत विजय का जो अभियान था ना 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। और नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था, ये भी सही है। तो इसमें पांचों जो ऑप्शन है ना पूरे सही है, देखिए तो टोटल ऑप्शन सही है। तो याद रखिए इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन जो है ना क्या है, सही है। तो याद रखिएगा सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी सही है। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, और फिलिप 359 ईसा पूर्व में दुनिया का शासक बना था, और फिलिप की हत्या जो है 329 ईसा पूर्व में कर दिया गया था। और सिकंदर ने भारत विजय का अभियान जो है ना 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था, याद रखिएगा। और सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर था, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ किया था, बताइए। क्या होगा आंसर है? आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिए, या तो अपने आप में देखिए ना कि कौन सा आंसर हमको आ रहा है, जरूर आंसर टाइप कीजिए, ABC करके आप टाइप कीजिए, जो भी आपका आंसर लगे कि हाँ इस ऑप्शन हो रहा है आप जरूर टाइप कीजिए। घोड़ा दागने की तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ किया था? याद रखिए 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी किया था। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा जो है ना किसने प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक से संबंधित गलत कथन का विचार कीजिए।
फिरोज शाह तुगलक से संबंधित गलत कथन का विचार कीजिए। तो इसमें जो है ना 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें आंसर जो है ना दिया हुआ गलत है, इसका बी दिया है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसको सुधार लीजिएगा, क्योंकि आंसर सीट में आपका अगर आप टेस्ट लगाए होंगे ना, कल ही हम इसका पीडीएफ भेजे थे, इसका आंसर आप सुधार लीजिए, डी होगा यहाँ पे ना। इसमें बी आंसर दिया आंसर सीट में। ये देखिए इसमें सही क्या क्या है। तो फिरोज शाह तुगलक ने फतुहात फिरोज शाही की रचना किया था, बिल्कुल सही किया है। तो फिरोज शाह ने फतुहात फिरोज शाही की रचना किया था, ये सही है। जियाउद्दीन वर्णी शम्स ए सिराज अफीक को अपना संरक्षण प्रदान किया था, ये भी सही है। जियाउद्दीन वर्णी व शम्स ए सिराज अफीक को अपना संरक्षण प्रदान किया था, बिल्कुल सही है। और फिरोज शाह ने तांबे व सोने से निर्मित सिक्के चलवाए थे। तो कह रहा है ना कि फिरोज शाह जो है ना तांबे व सोने से निर्मित सिक्के चलवाया था। और फिरोज शाह का जो तुगलक का मृत्यु हुआ था 1338 में नहीं हुआ था, 1388 में हुआ था। कब हुआ था? 1388 में। इसलिए ये जो ऑप्शन है ना गलत है, 1388 होगा, 1338 नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने दिल्ली में 7 शासकों को कार्यकाल देखा था? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने दिल्ली में 7 शासकों का कार्यकाल देखा था? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन औलिया देखा था। कौन देखा था? निजामुद्दीन औलिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर की लड़ाई से संबंधित कथन को निम्नलिखित में से दिए गए हैं। इसमें जो है कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो बक्सर की लड़ाई से संबंधित कथन निम्नलिखित में से दिए गए हैं, उसमें कौन सा कथन सत्य है? याद रखिए 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें सभी कथन क्या है? तो सत्य है। तो बक्सर की लड़ाई कब हुआ? 1764 को हुआ था, याद रखिएगा। बक्सर की लड़ाई 1764 को हुआ था, और यह युद्ध अंग्रेज एवं मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ी गई थी, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि यह जो युद्ध था ना बक्सर की लड़ाई 1764 में, जो है युद्ध में अंग्रेज एवं मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में जो है ना बक्सर के युद्ध में अंग्रेज का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था, ये भी सही है। इस युद्ध में अंग्रेज क्या था? विजयी रहा था। इस युद्ध में बक्सर के युद्ध में क्या कौन विजयी रहा था? तो अंग्रेज जो था विजयी रहा था। इसमें चारों कथन जो है ना सही है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 8, कह रहा है कि किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई थी? बताइए कौन सा सिख गुरु की मृत्यु जो है ना चेचक से हो गया था? देखिए इधर ऑप्शन, याद रखिए 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु हरकिशन की जो मृत्यु हुआ था ना ये चेचक से हुआ था। किससे हुआ था? चेचक से, याद रखिएगा। इनका मृत्यु चेचक से हुआ था, गुरु हरकिशन का। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? बताइए रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद रजा खां को किया था। किसको? मोहम्मद रजा खां को। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हर सेट में जो है ना क्वेश्चन सर के द्वारा ना बहुत अच्छा तरीके से सेट किया गया है। जो भी आपका सेट छूटा है ना उसको जाके जरूर कंप्लीट कीजिए, अच्छे से वीडियो को देखिएगा, आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। पीडीएफ ही टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है सारा, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए और टेस्ट ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। और एक करंट अफेयर्स का भी ग्रुप है, क्योंकि करंट भी क्वेश्चन ना 3-4 आपको पूछेगा। तो उसमें एक गौरव सर जो करंट पढ़ाते हैं ना उसमें डेली 10 क्वेश्चन डाला जाता है। तो उसमें 2023 से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा उस ग्रुप में। तो तीनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही आपको फायदा होगा। आप तो बहुत सारे चैनल ज्वाइन किए, लेकिन आप देखिए ना कि हमको कहाँ अच्छे तरीके से आपको फ़ायदा हो रहा है ना, वो ज़रूरी है। क्योंकि टाइम बहुत ज़रूरी जो होता है ना बहुत महत्वपूर्ण है सबके लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अच्छे से जो है ना तैयारी कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पता है ना इतना गर्मी है तब भी क्लास जो है ना रिकॉर्ड किया जा रहा है। जब क्लास रिकॉर्ड होता है ना तो पूरा फैन उन बंद किया जाता है, एकदम पूरा आदमी भीग जाता है। लेकिन तब भी आप लोग जो है ना वीडियो को शेयर नहीं करते, ना सब्सक्राइब करते हैं। आप लोग सपोर्ट किया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है ना कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो 10 का राइट आंसर होगा ना, 10 का राइट ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट 1833, याद रखिएगा। कह रहा है किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? चार्टर एक्ट 1833। और इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होता है ना सुबह 3-4 क्लास आता है, सारे वीडियो को देखा कीजिए। बहुत ही आपको ना जीके जिसमें बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि हर बुक ना इंपॉर्टेंट चल रहा है। सुबह ज्ञान बिंदु, बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक है, बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक है और एस्पार का क्वेश्चन बैंक है, सारे इंपॉर्टेंट है। आप सभी वीडियो को, जो भी इस चैनल पे वीडियो आता है ना सारे को देखा कीजिए, आपका ना अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। कम समय में आपको बहुत सारा जीके आप पढ़ लीजिएगा। तो अच्छे से ज्वाइन कीजिए, तैयारी कीजिए और अपना को जो है ना ये कीजिए और ज़्यादा जीके जीएस मजबूत कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, इसका 10 का जो राइट आंसर था ना ऑप्शन नंबर सी था, याद रखिए, चार्टर 1833। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त
अंतिम गवर्नर जनरल कौन था बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर। कह रहा है कि भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को कहाँ हुआ था बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर। अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन था 11 अप्रैल 1936 को कहाँ हुआ था, तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था, लखनऊ में, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन था वो कब हुआ था, याद रखिए 11 अप्रैल 1936 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था बताइए, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था, तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्य समाज ने दिया था। किसने दिया था, आर्य समाज ने। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी, क्या होगा बताइए। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी, 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी क्रांति। क्या होगा, फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खूनी रविवार की घटना घटी थी कब बताइए, खूनी रविवार की घटना घटी थी कब, तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 22 जनवरी 1905 को घटा था, याद रखिएगा। तो कह रहा है खूनी रविवार की घटना कब घटी थी, तो 22 जनवरी 1905 को घटा था। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है बताइए, क्या होगा, सबको पता होगा। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 8 राज्यों से क्या होती है, कर्क रेखा गुजरती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कि नीचे दिए गए इसको ना मिलान करने बोल रहा है, जिसमें सूची 1 में राज्य दिया, सूची 2 में सबसे ऊंची चोटी दिया हुआ है। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 3 4 2 1। तो याद रखिएगा केरल का क्या हो जाएगा, केरल का सबसे ऊंची चोटी क्या है, अनायमुड़ी है, याद रखिए। केरल का सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो अनायमुड़ी है, याद रखिएगा। और इसका नागालैंड का सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो क्या है, सारामती है। नागालैंड का सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो सारामती है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो नंदा देवी है। और तमिलनाडु का सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो दोदा बेटा, याद रखिएगा। तो केरल का अनाईमुड़ी, नागालैंड का क्या है, सारामती है, उत्तराखंड का क्या है, नंदा देवी है, और तमिलनाडु का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, दोदा बेटा। केरल का सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, नागालैंड का बोलेगा सारामती, उत्तराखंड का नंदा देवी, तमिलनाडु का बोलेगा दोदा बेटा है। तो 3 4 2 1 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है बताइए, कौन सी जनजाति जो है ना दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है, तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इधर आइए, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, थारू है, याद रखिए थारू है। तो कह रहा है कौन सी जनजाति दिवाली पर शोक का त्यौहार मनाती है, तो थारू, कितना थारू, याद रखिएगा। 18 का राइट आंसर डी। अब क्वेश्चन नंबर आइए 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियाँ हैं बताइए, कौन सी जो है ना ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी और नदियाँ हैं, याद रखिएगा। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। दिबांग भी है, कामेंग भी है, लोहित भी है। तो दिबांग, कामेंग, लोहित ये सभी किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियाँ, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी क्या कहलाती है, तो ये गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है, याद रखिए। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पुरानी को ना बांगर कहते हैं, नई को क्या कहते हैं, खादर, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बिहार ऐसे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी ही पूछा था जो एग्जाम हुआ था पीटी का। क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर की ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से नदियों में से किस एक के संबंध से है बताइए, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक के संबंध से है, तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा से। किससे है, नर्मदा से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है बताइए, भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला जो राज्य है ना वो कौन सा राज्य बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश है। क्या है, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। तो भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला जो राज्य है ना यूपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का आ रहा है कि निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है बताइए, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बेलाडीला खान है। क्या है, बेलाडीला खान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ बताइए, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नागपुर में स्थित है। कहाँ है, नागपुर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है बताइए, इसमें कौन सा आंसर जो है ना सही मतलब गलत है इस ऑप्शन में, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा कांदोली। यहाँ पे कांदोली नहीं होगा, यहाँ पे चंदौली होगा, याद रखिए, इसको सुधार लीजिए। यहाँ पे चंदौली होगा, ये गलत लिखा हुआ है, कंदौली नहीं चंदौली। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जो है ना गुजरात में नहीं होगा, यहाँ पे महाराष्ट्र होगा। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक, बिल्कुल सही है। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मेघालय में, बिल्कुल सही है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, लद्दाख में, बिल्कुल सही है। तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो लद्दाख में। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर कह रहा है 26 कि दिन रात किस कारण होते हैं वह है, बताइए। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है क्या है, तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भू परिभ्रमण है। क्या है, भू परिभ्रमण। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, बताइए। इसमें जो है ना कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 2, 3, 4। इसमें होगा 2, कोटोपैक्सी है, एटना है, फ्यूजियामा, ये सभी क्या सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, एटना, ये सब का सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन अकांगुआ नहीं है। तो याद रखिए 2, 2, 3, 4 होगा, 2, 3, 4। नेक्स्ट बोल रहा है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी, बताइए। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखिए 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यांगसी नदी है। क्या है, यांगसी नदी। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगसी नदी है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 29, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अंश सदस्य थे, बताइए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने अंश सदस्य थे, तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 6 थे। टोटल का बात करेगा तो 7 हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर को मिला करके, ऐसे, लेकिन ऐसे बोले अन्य सदस्य बोलेगा तो 6 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6। और टोटल का बात करेगा तो 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 169 में है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 169 में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 31, बोल रहा है पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है, बताइए। पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 21 वर्ष है। कितना, 21 वर्ष है पंचायत के लिए, कितना, 21 वर्ष। निदेशक तत्व क्या है, बताइए। निदेशक तत्व क्या है, तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अबाध योग है। निदेशक तत्व क्या है, तो अबाध योग है। क्वेश्चन 33 कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, बताइए क्या होगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, तो 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, याद रखिएगा। संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 34 कि भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी, बताइए। किस प्रधानमंत्री की मृत्यु जो है ना देश के बाहर हुआ था। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री का हुआ था। किसका हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री का। तो भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुआ था, तो लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, क्या होता है, बताइए। तो 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सदस्यों का शपथ दिलाना होता है। तो प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों का शपथ दिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्वीकार चुना गया था, बताइए। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष मतलब स्वीकार चुना गया था, याद रखिएगा। 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विट्ठल भाई पटेल, याद रखिए, विट्ठल भाई पटेल। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था, विट्ठल भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है। कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। किसका है, कोलकाता का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्न में से संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है, क्या होगा, बताइए। तो 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 7वां और 31वां है। तो कह रहा है निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों में निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है, तो 7वां और 31वां है। नेक्स्ट कह रहा है कि जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है, बताइए। जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुछ अधिक होता है। क्या होता है, कुछ अधिक होता है। नेक्स्ट कह रहा है H2SO4 का एटोमिसिटी कितना होता है, बताइए। H2SO4 का एटोमिसिटी कितना होगा, याद रखिएगा। 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 7 होगा। तो कह रहा है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का जो एटोमिसिटी कितना होगा, तो 7 होगा। क्वेश्चन में कह रहा है 41, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस को में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताइए। क्या होगा, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8। तो हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 होते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 42 की सोडा वाटर है, क्या है, बताइए। सोडा वाटर क्या है, तो सोडा वाटर जो है ना, याद रखिएगा 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैस द्रव विलयन है। सोडा वाटर क्या है, गैस द्रव विलयन है।
नेक्स्ट कह रहा है कि आज कल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि आजकल सड़कों की रोशनी के लिए जो है ना प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम का। किसका है, सोडियम का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से गुरुत्वीय स्थिरांक जी, कैपिटल जी की इकाई है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन से गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल जी की एक इकाई है। याद रखिए 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होगा। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से गुरुत्वीय स्थिरांक जी की एक इकाई है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होगा। अगर आप अच्छे से वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा ना, आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। आपको बहुत सारे वीडियो मिलेगा ना, आपको 20 मिनट में पूरा क्वेश्चन खत्म। ये देखिए कि हमको कहाँ हमको बेटर मिल रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि पूरा क्वेश्चन आपको एकदम जो है ना वीडियो देखते देखते आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाए। हमको पता है ना कैसे याद होता है हर क्वेश्चन को। 1-2 बार 3 बार रिपीट करेंगे, आपका सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। क्योंकि एक बार सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है ना कि एक बार पढ़ रहे हैं बस चलते बढ़ रहे हैं। तो हर क्वेश्चन को रिपीट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कर रहा है कि निम्न में से कौन से तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण नहीं है, बताइए। निम्न में से जो है ना तृतीय श्रेणी का बोल रहा है, उत्तोलक का उदाहरण नहीं है, बताइए इसमें कौन जो है तृतीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण नहीं है। तो 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, डी। पिलास जो है तृतीय श्रेणी का नहीं है, याद रखिए। चाकू है, झाड़ू है, बंसी है। पिलास जो है तृतीय श्रेणी का नहीं है, चाकू, झाड़ू, बंसी है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 46, बोल रहा है कोणीय बेग की बीमा क्या होती है। कोणीय बेग की बीमा क्या होती है, 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, M0 L0 T/-1 होता है। तो कह रहा है कि कोणीय बेग की बीमा क्या होता है, तो M0 L0 T/-1 होता है। क्वेश्चन 47 कह रहा है कि जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है, जब वो कह रहा है कि जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, बताइए। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर आइए 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है, बताइए। निम्नलिखित में से कह रहा है कि निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। याद रखिए 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एक्स किरणें का होता है। किसका होता है, एक्स किरणें का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 49 पे। 49 में कह रहा है कि एक हीटर जिसकी शक्ति 1250 वाट है, जिसका विभव 115 वोल्ट है, तो ज्ञात करें प्रतिरोध एवं हीटर में धारा क्या होगा। कह रहा है एक हीटर जिसकी शक्ति 1250 वाट है, जिसका विभव 115 वोल्ट है, तो ज्ञात करें कि प्रतिरोध एवं हीटर में धारा क्या होगा। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10.6 ओम और 10.9 एम्पियर होगा। देखिए क्या होगा, तो वाट होगा जिसका विभव कितना 115 वोल्ट था। ज्ञात करें प्रतिरोध एवं हीटर में धारा क्या होगा। तो प्रतिरोध बोला 10.6 ओम होगा और हीटर का बोला एम्पियर कितना होगा, तो 10.9 एम्पियर होगा। याद रखिए ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 49 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 कह रहा है कि कार के हैंड लैंप में प्रयुक्त दर्पण क्या होता है, बताइए। कार के हैंड लैंप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परवैलिक होता है। क्या होता है, परवलिक होता है। क्या होता है, परवैलिक। अवतल दर्पण होता है, इसको अवतल दर्पण होता है, याद रखिएगा, परवलिक अवतल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है, बताइए। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है। तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांच से जल। याद रखिएगा क्या होगा, कांच से जल। नेक्स्ट कह रहा है कि पर्यावरण से के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया था, क्या होगा, बताइए। पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया था। तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1986 में किया गया था। कब किया गया था, 1986 में। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, बताइए। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूकेलिप्टस नहीं है, लेकिन पीपल है, बबूल है, नीम है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। तो यूकेलिप्टस नहीं है, लेकिन पीपल है, नीम है, बबूल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 बीटों के समूह को क्या कहते हैं, बताइए। 8 बीटों के समूह को कहते हैं। तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाइट कहते हैं। 8 बीटों के समूह को क्या कहते हैं, तो बाइट कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 55 नंबर, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या रंग होता है, बताइए। हवाई जहाज में जो ब्लैक बॉक्स लगा रहता है ना,
उसका रंग कैसा होता है बताइए, किस रंग का होता है? तो 55 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नारंगी का होता है। तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? तो नारंगी कलर का होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था बताइए, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हुगो डिब्रिज ने किया था। किसने किया था? हुगो डिब्रिज ने। नेक्स्ट कह रहा है कि माइक्रोराइजा एक सहजीवी संबंध है, किसके मत बताइए, माइक्रोराइजा एक सहजीवी संबंध है। तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कवक और पौधे के मध्य होगा, कवक और पौधे के मध्य होगा। तो बोल रहा है कि माइक्रोराइजा एक सहजीवी संबंध है, तो कवक और पौधे के मध्य है। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 58 नंबर कह रहा है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति से क्या होती है? भिन्न होती है। तो कह रहा है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो कोशिका भित्ति। 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बी होगा, बी, सॉरी बी, 58 का बी। क्वेश्चन नंबर 59 पे आइए। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची वन सूची टू को मिलाना है। तो इसमें दिया सूची वन में अस्थियाँ दिया, सूची टू में नाम दिया हुआ है। तो 59 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 4 1 2 3। क्या देखिए, अस्थियाँ दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है। तो ब्रेस्ट बोन जो है ना, इसका नाम क्या होता है? ब्रेस्ट बोन का, याद रखिए ब्रेस्ट बोन का स्टर्नम होता है। क्या होता है? स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन स्टर्नम। कॉलर बोन का क्या होगा? कॉलर बोन का केविकल होता है, कॉलर बोन का केविकल होता है। और नी कैप का क्या होता है? नी कैप का बोले तो पैटेला होता है, पैटेला, नी कैप का पैटेला। शोल्डर ब्लेड का क्या होता है? शोल्डर ब्लेड का स्कैपुला होता है, याद रखिएगा। तो ब्रेस्ट बोन का स्टर्नम, केपलर कॉलर बोन का केविकल, और नी कैप का पैटेला, और शोल्डर ब्लेड का बोलेगा तो स्कैपुला होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर कर रहा है 60 है, मानव शरीर में पूछ कौन सी संरचना के से संलग्न होता है बताइए, क्या होगा? मानव शरीर में पूछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बृहदांत्र से। बृहदांत्र से क्या होता है? संलग्न होता है। क्वेश्चन नंबर 61 पे, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं बताइए, किस विटामिन को जो है ना ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन D2 को बोलते हैं। किसको? विटामिन D2 को क्या बोलते हैं? ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा भाग मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है, रखता है बताइए, कौन करता है, रखता है? मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ा रखता है। कौन रखता है? फेफड़ा। 62 का राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर है 63, बोल रहा है कि बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है बताइए, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग करते हैं? 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रतनजोत का प्रयोग करते हैं। किसका? रतनजोत का। नेक्स्ट है डीपीटी का टीका नींद में से किसके काम नहीं आता बताइए, डीपीटी का टीका नींद में से किसके काम में नहीं आता? 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोलियो काम में नहीं आता डीपीटी की, डिप्थीरिया का, लेकिन डिप्थीरिया में आता है, हॉपिंग कूप में आता है, काली खांसी में, टिटेनस में आता है। तो बोल रहा है डीपीटी का टीका इनमें से किसके काम में नहीं आता है? तो पोलियो काम में नहीं आता, लेकिन डिप्थीरिया, हॉपिंग कफ और टिटेनस के काम में आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मछली है बताइए, निम्नलिखित में से जो है ना कौन एक मछली है? तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री घोड़ा क्या है? तो एक प्रकार का मछली है, लेकिन सभी क्या है? तो सभी ना मछली नहीं है। लेकिन निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? तो समुद्री घोड़ा क्या है? तो मछली है। क्वेश्चन नंबर कर रहा है 66 नंबर, बोल रहा है कि भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध निम्न में से कौन सा है बताइए, भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भाखड़ा बांध है। क्या है? भाखड़ा बांध। तो भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध निम्न में से कौन सा है? तो भाखड़ा बांध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है विश्व में सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है बताइए, विश्व में सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी, वेटिकन सिटी है। क्या है? वेटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से शांति का प्रतीक किसे माना जाता है बताइए, निम्नलिखित में से शांति का प्रतीक किसे मानते हैं? तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओलिव की शाखा को बोलते हैं शांति का प्रतीक। याद रखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में शांति का प्रतीक किसे माना जाता है? ओलिव की शाखा को। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है इसमें जो कौन मिलान का गलत है? इसमें समाचार पत्र दिया हुआ है और प्रकाशन स्थल दिया हुआ है, तो बताइए कौन से में गलत है? तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन पोस्ट जो है न्यूयॉर्क में नहीं है, ये गलत है। वाशिंगटन पोस्ट क्या है? तो याद रखिएगा कि इसका वाशिंगटन पोस्ट जो होगा ना, इसका न्यूयॉर्क नहीं है, वाशिंगटन डीसी से ही होता है। कहाँ होता है? वाशिंगटन डीसी से, याद रखिए वाशिंगटन डीसी से ही होता है, प्रकाशित होता है। तो याद रखिए वाशिंगटन पोस्ट जो न्यूयॉर्क से नहीं होगा, वाशिंगटन डीसी से प्रकाशित स्थल है। ली फिगारो बोलेगा तो जो है ना ये पेरिस से होता है, ये बिल्कुल सही है। ली फिगारो तो पेरिस से बिल्कुल सही है। मर्डेका बोलेगा जकार्ता से होता है, बिल्कुल सही है। ईस्टर्न सन बोलेगा सिंगापुर से होता है, तो ईस्टर्न सन सिंगापुर से प्रकाशन होता है।
मर्डेका का जकार्ता से प्रकाशन होता है, वाशिंगटन पोस्ट का वाशिंगटन डीसी से प्रकाशन होता है, आली फिगारो का पेरिस से होता है। क्वेश्चन नंबर है 70, कह रहा है कि द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। बोल रहा है द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लग्जमबर्ग में। कहाँ है? लग्जमबर्ग में। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 23 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 72 नंबर कह रहा है कि बॉटेनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है, बताइए। बॉटेनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? 72 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, शिवपुर में स्थित है। कहाँ है? शिवपुर में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? सबको पता है, राजघाट है। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य, बताइए। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो 74 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। नेक्स्ट है मैन ऑफ डेस्टिनी के उपनाम से किसे जाना जाता है, बताइए। मैन ऑफ डेस्टिनी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को। नेक्स्ट कह रहा है कि नौसेना कमांडो के सम्मेलन द्वारा देश का पहला चरण पर किसका आयोजित किया गया था? कह रहा है नौसेना कमांडो के सम्मेलन द्वारा देश का पहला चरण जो है किस पर आयोजित किया गया था? तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, INS विक्रांत। तो कह रहा है कि नौसेना कमांडो के सम्मेलन द्वारा देश का पहला चरण INS विक्रांत पर आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77 पे। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता, बताइए। फरवरी 2023 में रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सौराष्ट्र जीता है। कौन जीता है? सौराष्ट्र। नेक्स्ट 78 नंबर कह रहा है कि 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया, बताइए। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद में किया गया। कहाँ गया? अहमदाबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है 79 नंबर कि नियुक्तियों में से कौन सम्मिलित है? तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी जो है इसमें सही है। सुविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सही है। साजी के भी नाबार्ड के नए अध्यक्ष हैं, बिल्कुल सही है। मेघना अलावत जो है ना TTFI की पहली महिला अध्यक्ष है। तीनों कथन इसमें ना सही है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि जैविक विविधता परिषद संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? जैविक विविधता परिषद संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं, तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सॉरी, 80 का सी होगा, मॉन्ट्रियल कनाडा में, याद रखिए। 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो कह रहा है कि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन में 81 कह रहा है बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द, यहाँ से हिंदी देखिए क्वेश्चन है। कह रहा है बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए। बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन नहीं इसमें नहीं है बिजली का पर्यायवाची शब्द? तो याद रखिए 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बितुंडा नहीं है, लेकिन दामिनी बिजली का पर्यायवाची शब्द है। चंचला पर्यायवाची शब्द है, तड़ित पर्यायवाची शब्द है। दामिनी, चंचला, तड़ित जो है बिजली का पर्यायवाची शब्द, लेकिन बिनतुड़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि संधि के कितने भेद होते हैं, बताइए। संधि के कितने भेद होते हैं? तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 83 कि तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विश्लेषण प्रयुक्त हुआ है, बताइए। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विश्लेषण प्रयुक्त हुआ है? तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नवाचक का हुआ है। किसका? प्रश्नवाचक का। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि यथासंभव में कौन सा समास है, बताइए। यथासंभव में कौन सा समास है? 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अव्ययी समास है। क्या है? अव्ययी समास, अव्ययीभाव समास है। तो बोल रहा है यथासंभव में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 कर रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है, बताइए। निम्नलिखित शब्दों में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चक्रपाणी है। क्या है? चक्रपाणी। क्वेश्चन में यहाँ देखिए मैथ का क्वेश्चन, मैथ का हम क्वेश्चन टिक कर देते हैं, बाकी PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है ये, तो वहाँ पे PDF निकाल करके आप वहाँ पे मैथ बना लीजिएगा सारे मैथ, या तो फिर आप वीडियो को रोक करके भी बना सकते हैं, या तो फिर सबसे अच्छा टेलीग्राम से PDF निकालिए ग्रुप से और मैथ का सोल्यूशन कर लीजिए। ठीक है, टिक कर दे रहे हैं। 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा डी, 86 का डी होगा। 87 का राइट आंसर बोलेगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बी। 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 88 का सी। 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 89 का ऑप्शन नंबर बी। 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 90 का बी। अब 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 94 बोल रहा है, 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 94 क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 95 का बी। अब यहाँ देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे बोल रहा है चूज द वर्ड
चूज द वर्ड that can substitute the given group of words, something that is necessary of or crucial। यहाँ पे 96 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, इनडिसिप्लिनेबल होगा, इनडिसिपेंसेबल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर कर रहा है 97, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। कह रहा है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। देयर इज नो नीड टू पैनिक नोट एट, क्या होगा? तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, फ्राइट, फ्रीक्ट होगा, क्या होगा? फ्राइट, फ्राइट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर कर रहा है 98, क्वेश्चन 98 कर रहा है इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच वेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द आइटम फ्रेज टू मेक वंस माउथ वाटर। तो याद रखिए 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, याद रखिए, फील हंग्री होगा, क्या होगा? फील हंग्री। कह रहा था ना कि इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव, 4 का ऑप्शन दिया होगा, इससे सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच द बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द आइटम फ्रेजेज टू मेक वन माउथ वाटर, तो फील हंग्री होगा यहाँ पे। 99 का क्या होगा? बोल रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड, क्या होगा? मिसअंडरस्टैंड, क्या होगा? मिसअंडरस्टैंड का क्या होगा इसमें दिया हुआ? इसमें एनोनिम्स बोल रहा है, द गिवन वर्ड बोल रहा है, तो मिसअंडरस्टैंड क्या होगा? तो 99 का होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉम्प्रीहेंड होगा, क्या होगा? कॉम्प्रीहेंड। लास्ट क्वेश्चन कर रहा है 100 नंबर, इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस, चूज द नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इसमें सही कौन है बोल रहा है, सही कौन सा भराएगा? तो वेन आई वाज 8 years old, सॉरी कर रहा है, वेन आई वाज 8 years old आई यूज टू प्ले विथ ट्वाइस। इसमें क्या होगा? आई यूज टू प्ले, यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसमें सही क्या वाक होगा? तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिए, यूज टू प्ले होगा। तो बोल रहा है वेन आई वाज 8 year old आई नो इम्प्रूवमेंट विथ ट्वाई, याद रखिएगा, क्या होगा? सॉरी यहाँ पे सी था ना, सॉरी, फिर से देखिए, हम बी पढ़ दिए। बोल रहा है ना कि इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस, चूज द इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट। बोल रहा है वेन आई वाज 8 years old आई यूज टू प्ले होगा, यहाँ पे यूज लिखा हुआ है ना, ईडी लगा हुआ था, यहाँ पे सिर्फ यूज प्लेड लगा दिया ना, ईडी, यहाँ पे यूज सही है, तो यहाँ पे यूज टू प्ले होगा, यहाँ पे यूज टू प्लेड दे दिया है, इसलिए गलत है, तो यूज टू प्ले होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो सेट नंबर 10 जो है ना पूरे तरह से कंप्लीट हो गया, इसका 10 सेट था, 10 सेट करवा दिए। 10 सेट का जो है ना PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाके जरूर जुड़ जाइए, उस पर सारा PDF जो है बहुत तरह के PDFs पे डाला जाता है, बहुत सारा कंटेंट भी डाला जाता है, जरूर जुड़िए, बहुत ही फायदा आपको होगा। तो इसका सारा PDF हम डाल चुके हैं टेलीग्राम चैनल पे। और प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर जो न्यू बुक आया ना वॉल्यूम 2 का, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 डाला दिया गया है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का वीडियो आ चुका है और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का वीडियो अब आएगा, आज या तो जो है ना आज शाम तक आ जाएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 2, या तो फिर कल सुबह एक जो है ना उसका डेली वीडियो भी रेगुलर बेसिस पे आएगा। उसका PDF हम डाल चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का प्लेटफॉर्म का, उसका डिटेल PDF आज हम शाम तक डाल देंगे। तो अच्छे से वीडियो को देखिए, रिवीजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में भी शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए। बहुत मेहनत लगता है क्लास को बनाने में, ठीक है, क्लास को तैयार करने में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे सारे का, वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप। इसका सारे का जो है जो भी सेट आपका छूट गया सारा सेट कंप्लीट कर लीजिए 1 से लेकर 10 तक। अब डेली बेसिस पे जो है ना प्लेटफॉर्म का सेट आएगा डेली, उसका सोल्यूशन PDF भी डाल देंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर का तो 1 का डाला हुआ है, सोल्यूशन सिर्फ नहीं डाला हुआ है, सोल्यूशन आज डाल देंगे। चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।